मैंने स्टार्ट में बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई बिहेवियर है और वो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, आपकी करंट इनपुट है और उसी से रिलेटेड आपकी आउटपुट मिल रही है, यानी वो जो आउटपुट है वो प्योरली डिपेंडेंट है करंट इनपुट पे जो आपने अप्लाई की है। करंट इनपुट, ये वर्ड जरा ज़हन में रखिएगा। अगर आपकी आउटपुट प्योरली करंट इनपुट पे डिपेंडेंट कर रही हो, उस पर डिपेंडेंसी हो, ऐसे बिहेवियर को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। आपने कोड कन्वर्टर में देखा होगा, हर आउटपुट में अगर एक कोड लिखता हूँ BCD2 8 4 -2 -1 में मैं एक लिख रहा हूँ, तो अगर 8 का कोई कोड होगा 8 4 -2 -1 में, वो प्योरली डिपेंड कर रहा होगा उसके BCD इनपुट के ऊपर, उसका उसके अलावा दूसरी इनपुट के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो उसका 1-to-1 रिलेशनशिप होता है कि आपकी वो प्योरली डिपेंड कर रही है। जितने भी हमने अभी तक काम किया है वो आपका कॉम्बिनेशनल बिहेवियर था। आपने एडर बनाए, उसमें भी आउटपुट करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही थी। तो जितने भी हमने अभी तक काम किए उसका कोई भी करंट इनपुट के अलावा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं थी। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं कि अगर आपकी आउटपुट डिपेंड करे करंट इनपुट पे और इसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो, वो क्या हो सकती है? उस करंट इनपुट से पहले प्रीवियस इनपुट, यानी आप सीक्वेंशियल सर्किट जैसे समझ लें कि आपका अगर कोई आउटपुट, आपके सर्किट की आउटपुट अगर वो फीडबैक होके प्रीवियस जा रही है, जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, देखिए आपकी आउटपुट ये और ये है, और ये आउटपुट आपकी एक मेमोरी एलिमेंट के थ्रू वापस इनपुट में आ रही है। तो अब आप उनकी दो इनपुट से आ रहे हैं। एक इनपुट आपकी ये करंट इनपुट कहलाएगी। ये आपकी जो है ये फीडबैक हो रही है। इट मींस यहाँ पे जो चीज पड़ी हुई है वो इस करंट इनपुट से पहले वाली इनपुट की होगी। तो एक्चुअली सीक्वेंशियल सर्किट्स में टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने 1 सेकंड पहले, या 1 सेकंड का मतलब है 1 सेकंड नहीं, मतलब अभी मैं एक इनपुट देने लगा हूं, इस टाइम से पहले जो इससे पहले जो इनपुट दी गई थी उसकी बात हो रही है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी मैं करंट इनपुट देने लगा हूं और उसका रिजल्ट देखना है, लेकिन उसका रिजल्ट इस करंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा जो मैं देना चाह रहा हूं, जिसका मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूं। और उसके अलावा क्योंकि एक फीडबैक एलिमेंट भी है, वो फीडबैक एलिमेंट इस इनपुट से पहले, इस करंट इनपुट से जो पहले इनपुट दी गई है उसका रिजल्ट पड़ा होगा। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे जो मैं इनपुट दे रहा हूं, जिसका रिजल्ट देखना चाह रहा हूं, वो रिजल्ट डिपेंड कर रहा है इस करंट इनपुट पे जो अब मैंने देनी है एक्सक्यूज मी, और इस टाइम से पहले, यानी मेरे से पहले अगर किसी और ने उस डिवाइस को यूज किया और कोई इनपुट दी है तो वो प्रीवियस इनपुट है। करंट इनपुट तो मैं देने लगा हूं और मैं रिजल्ट देखने लगा हूं, तो मेरा रिजल्ट सिर्फ मेरी इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो मेरी इनपुट है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है, और जो मुझसे पहले किसी ने इनपुट उस सर्किट को दी थी और उसका रिजल्ट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है और फीडबैक हो रहा है। बाकी रिजल्ट की तो जरूरत नहीं मुझे, जो फीडबैक हो रहा है वो तो प्रीवियस इनपुट का रिजल्ट है ना। तो वो प्रीवियस इनपुट का रिजल्ट भी पीछे फीडबैक होके आपको वो आपके रिजल्ट पे, आपके आउटपुट पे वेरिएशंस लेके आ सकता है। तो आपकी आउटपुट, सीक्वेंशियल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन के थ्रू शो किया हुआ है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? इस इनपुट पे। और ये फीडबैक भी हो रहा है। फर्ज करें मैं 10 o'clock पे अटेम्प्ट ले रहा हूँ, 10 o'clock पे, तो मैं 10 o'clock की जब अटेम्प्ट ली, मैंने अपनी इनपुट सिर्फ इधर दी है, लेकिन इधर भी तो कुछ पड़ा हुआ है। वो कौन सा पड़ा हुआ है? 10 o'clock से पहले किसी और पर्सन ने इस के ऊपर अपना रिजल्ट टेस्ट किया था और वो सपोज 9 o'clock पे वो अटेम्प्ट किया। तो 9 o'clock पे जो रिजल्ट इधर पड़ा हुआ है, ये तो उसका अपना रिजल्ट है, वो अपना रिजल्ट लेके चला गया। ये जो फीड यहाँ रिजल्ट पड़ा रह गया, ये भी पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं। ये जो उसका रिजल्ट इधर पड़ा हुआ है, तो ये फीडबैक होकर इधर अप्लाई हो रहा है। ये
10 o'clock में मैं इधर अटेम्प्ट देने लगा, लेकिन 9 o'clock में जो एक अटेम्प्ट थी उसका रिजल्ट ये पड़ा हुआ है, तो ये मेरी जो आउटपुट होगी फ्रेश आउटपुट, तो ये आउटपुट इस मेरी करंट इनपुट पे डिपेंड करेगी, प्लस ये जो पहले उसका यूजर जो इधर रिजल्ट छोड़ दिया था, जो फीडबैक होकर इधर आ रहा है, इन दोनों पे डिपेंडेंसी है। तो मेरी जो आउटपुट है वो आउटपुट में जो रोल प्ले करेगी मेरी करंट इनपुट और प्रीवियस हिस्ट्री, इसको प्रीवियस हिस्ट्री कहते हैं। जी फॉलो किया इस पॉइंट को, बताइएगा। यस सर। यस सर। तो सर सब्ट्रैक्टर एडर को भी कह सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। नहीं आपने, हाँ एड्रेस, एक एडर मैंने फुल एडर बनाया था। जी सर, उसमें वो कैरी का वेट करता है प्रीवियस वाले। 4 बिट फुल एडर बनाना है तो 4 बिट में हमने 4 फुल एडर्स लगाए थे, 4 बिट बाइनरी एडर। आप एक ही बाइनरी फुल एडर से ये काम चला सकते थे, एक ही फुल एडर से। क्यों? आप उसको फीडबैक करके हर कॉलम को ऐड करके फीडबैक करके ये आंसर ले सकते थे उसका प्रीवियस कैरी। लास्ट टाइम मैंने, बल्कि उस टाइम मैंने बताया था कि ये आगे जाके हम देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स में, ये एक फुल एडर के लिए भी आप 4 बिट इनपुट को ऐड कर सकते हो। तो कहने का मकसद है, इसको मैं इस तरह से समराइज करूंगा, जो मेरी अब आउटपुट है फ्रेश, उसको मैं कहता हूं एट टाइम t+1, जो मैं अभी देखना चाह रहा हूं एट टाइम t+1, और जो मैं इनपुट दे रहा हूं वो एट टाइम t कह लो। तो t टाइम पे मैं एक टेम्प लेने लगा, t टाइम क्या है t, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा तो उसको मैं कहूंगा टाइम t+1, यानी 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद का रिजल्ट, या ये कह लें t के बाद का रिजल्ट। तो जो न्यू आउटपुट है, अगर मैं इस आउटपुट को कह देता हूं, ये जो मुझे मिलेगी ये कब मिलेगी? एट टाइम t+1। तो ये जो मैं इनपुट दे रहा हूं, ये मैं इनपुट दे रहा हूं एट टाइम t दे रहा हूं, और इससे प्रोसेस होकर जो रिजल्ट आएगा वो एट टाइम t+1 पे मिलेगा। तो इट मींस ये मेरी करंट इनपुट एट टाइम t पे है, ये जो इधर रिजल्ट पड़ा है ये भी एट टाइम t पे है, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट एट टाइम t पे इसको मिलते हैं। तो यहां पे जो रिजल्ट पड़ा है प्रीवियस, वो एट टाइम t का है, ये मैं करंट इनपुट दी, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा एट टाइम t+1। तो हम इसमें करंट या प्रीवियस इसको एट टाइम t कह लेते हैं, और नेक्स्ट या फ्रेश उसको एट टाइम t+1 कह देते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं वो हम कहेंगे ये रिजल्ट हमें मिला है एट टाइम t+1, और इनपुट कब दी गई थी? वो दी गई थी एट टाइम t। तो आई थिंक t और t+1 से हम कह सकते हैं, तो t को कहेंगे प्रेजेंट स्टेट और t+1 को कहेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो प्रीवियस नेक्स्ट या करंट और नेक्स्ट, इस तरह से लेंगे। तो करंट और प्रीवियस एट टाइम t अटेम्प्ट होगी, और नेक्स्ट जो होगा, जो फ्रेश रिजल्ट आ रहा है वो एट टाइम t+1। तो हम असल में मेमोरी डिवाइसेस बनाने लगे। ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इनसे हम मेमोरी डिवाइस बना सकते हैं। जैसे आपको मैंने 4 बिट आपकी इनपुट है, अभी आप कर भी रहे हैं, और अपने जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है उस प्रोजेक्ट को और इस मेमोरी डिवाइस को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फ्यूचर में अगर स्टूडेंट को मुझसे रब्ता करता है तो हम इन मेमोरी डिवाइस को यूज करते हुए उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये 3 लेक्चर्स के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो इनपुट प्लेस करनी है वो इनपुट स्विचेस के थ्रू जो देते हैं वो हम मेमोरी डिवाइस के अंदर स्टोर करवा के सर्किट को नॉर्मल एक्चुअली दे रहे होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो आप इनपुट देते हो वो इनपुट एक जगह पे स्टोर होती है, वो जी सर कीबोर्ड बफर में। जी सर स्टोर होती है, जैसे कीबोर्ड पे एंटर करते हैं कीबोर्ड बफर में चली जाती है। जो आप जिसको बफर आप कह रहे हो उसी की बात कह रहा हूँ। वो जो बफर होता है, अगर 4 बिट इनपुट आपने दी तो बफर 4 बिट को स्टोर कर रहा है। उस 4 बिट को जो स्टोर कर रहा है उसमें जो 1 बिट की स्टोरेज है, वो 1 बिट की स्टोरेज हम सीखने लगे हैं कि 1 बिट को स्टोर कैसे करवाया जाता है। तो हम सिर्फ 1 बिट को आंसर करने लगे हैं। 1 को आंसर कर लिया तो उसी तरह के 4 कंपोनेंट ले लें, तो 4 बफर में 4 इनपुट को स्टोर कर सकेंगे। उसी जो आपने 1 बिट स्टोरेज बनाई है उसको आप 8 वो डिवाइसेस ले लें, तो 8 डिवाइसेस को मिला के जोड़ दें और कॉमन क्लॉक सिग्नल से उसको ऑपरेट करें तो आपका 8 बिट स्टोर कर लेगा। तो हम 8 बिट मीन 8 बिट, 8 का 1 बिट नहीं, 8 बिट 8 बिट।
तो 1 बिट स्टोरेज के लिए हम आज से काम शुरू करने लगे हैं कि 1 बिट स्टोर कैसे होती है और वो मेमोरी डिवाइस कैसे बनता है। तो एक्चुअली अलीजवा जो आपने बात की तो उसी को आगे लेके चलता हूं। अभी हमने स्टोरेज डिवाइस सीक्वेंशियल सर्किट्स में पहला टॉपिक हमारा है स्टोरेज डिवाइस। आप स्टोरेज भी कर सकते हैं और इवन काउंटर्स भी बना सकते हैं। आपका डिजिटल क्लॉक जो होता है ये काउंटिंग कर रहा होता है, असल में ये काउंटर्स है। 1 सेकंड के डिले में एक काउंटिंग हो रही है, टक 1, फिर एक टक 2। तो 1 सेकंड के डिले से आपका वो डिवाइस वो मेमोरी डिवाइस जो 1 बिट को स्टोर कर रहा है वो अगली काउंट ले रहा है, फिर दूसरी काउंट, फिर ऐसे काउंट। वो काउंट जो ले रहा है ये आगे जाके आप देखेंगे कि आपका ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसकी एप्लीकेशंस में काउंटर्स भी हैं। काउंटर्स भी स्टोरेज डिवाइसेस से बनेंगे और आपके रजिस्टर्स भी हैं। रजिस्टर का वर्ड आपने सुना होगा। तो रजिस्टर्स जो आपने इनपुट को किसी जगह स्टोर करवानी है, जिसको आप अली जवाद अभी बफर कह रहा था, उस बफर को के लिए भी यही स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इस स्टोरेज डिवाइस के लिए जो आप आगे एप्लीकेशंस हैं वो हैं काउंटर्स और काउंटर्स के अलावा रजिस्टर्स। तो आगे तो कम एक इनफाइनाइट प्रोसेस शुरू हो जाते हैं इसकी एप्लीकेशन एरियाज का। वो काउंटर्स आगे मिलकर डिजिटल क्लॉक बना लेते हैं और ये रजिस्टर्स आगे बहुत बड़े सर्किट्स बना रहे होते हैं। आपका कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, उसमें पता नहीं कितनी टाइप के रजिस्टर्स हैं, कितनी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। तो बल्कि इसका एक और वेरिएंट साइड से निकलता है जो आपकी रैम है। वो खैर इन स्टोरेज डिवाइसेस तो नहीं बनती, लेकिन आइडिया इससे ही आगे आइडिया निकलता है कि आपकी रैम भी तो स्टोर कर रही है ना बिट्स को, तो वो इसी से एक नई डायरेक्शन निकलती है रैम का आइडिया। तो अभी हम करने लगे हैं क्योंकि हमारा डिजिटल लॉजिक डिजाइन बेसिक कोर्स है, तो आपको उन सारे बेसिक कंपोनेंट्स की एबीसी सिखा रहे हैं हम इसमें। जब ये एबीसी सीख जाएंगे आप तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इन्हीं एबीसी से मिलके आपने वर्ड्स बनाने हैं और उन्हीं वर्ड से मिलके आगे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हीं सेंटेंसेस से आगे आपने आगे एसे या पैराग्राफ। तो अभी डीएलडी का स्कोप क्या है? डीएलडी का स्कोप है वो एबीसी और उससे वर्ड्स बनाना। आगे सेंटेंसेस में डिफिकल्टी लेवल का हिसाब बता रहा हूं। तो बेसिक अगर आपकी स्ट्रांग है तो इट मींस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मल्टीप्लेक्सिंग की बात आएगी, बड़ी आसानी से आपको पूरा आइडिया होगा। अगर कहीं सीखना है तो वो यही सीखना है कि उस सर्किट में मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही है, जो एक ह्यूज सा सर्किट आपके सामने है। तो जाहिर है बेसिक आइडिया है, आपको ये पता है मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है और इस तरह से उसको हमने डिजाइन किया था एक स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे, बड़ी आसानी से। डिकोडिंग, डिकोडर आप पढ़ चुके हैं, वो भी आप क्लिक आएगी आपको कि डिकोडर इस तरह से वर्क करता है। तो आगे आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिकोडिंग से पता नहीं आगे कितनी एप्लीकेशंस पे काम, कंट्रोल यूनिट पे वर्क हो रहा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट पे वर्क हो रहा होगा। इस सब्जेक्ट की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम हर उस बेसिक पार्ट का नॉलेज आपको दे दूं ऑनलाइन के होते हुए, कि आप कम से कम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 80 to 90% आप इस कोर्स को कवर कर चुके हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पीड, मैं समझ रहा था बहुत स्लो स्पीड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 80% तक तो अचीव कर लिए। और अगर आप मुझे एक मेकअप क्लास दे दें तो 90% भी हो सकेगा। बहरहाल मुझे नहीं इतना अंदाजा था कि हम कोर्स कवरेज में यहाँ तक पहुँच पाएंगे ऑनलाइन के होते हुए, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिले आता है, आपको बात समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बात को रिपीट करना पड़ता है, एक बात बार बार बतानी पड़ती है, सामने बैठे और बात है, ऑनलाइन पे और है। तो वो डिले के साथ मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि हम कोर्स की कवरेज यहाँ तक पहुँच पाएंगे। आप, मुझे नहीं पता दूसरी क्लासेस का क्या स्टेटस है कोर्स कवरेज में। शहरियार ने मुझे बताया था, ख्वाजा शहरियार ने, कि वो मिड में मैपिंग तक थे, जबकि हम, उनका जो मिड हुआ था, जबकि हम आगे तक जा चुके थे। तो मुझे नहीं पता दूसरे सेक्शंस की कवरेज क्या, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ हमने 80% कंपोनेंट्स को टच कर लिया। ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स तक हम 3 लेक्चर्स पहले पहुंच चुके हैं, तो और बड़ा स्लो आए हैं, बहुत एक चीज को समझाने के बाद आए हैं। ये इसको मैं अचीवमेंट कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ आई है और हमने समझाने में टाइम लिया फिर भी यहाँ तक पहुंचना, मेरे ख्याल से तो एक अचीवमेंट ही है। ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, आपकी है कि आपने इस हद तक इस कोर्स को खींच ली है। थैंक यू जी, स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, जो आपका प्रोजेक्ट था, मैं आपको जरा थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। जी, जो प्रोजेक्ट था तो आज उसकी लास्ट डेट है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे चेक भी करवाया, कल भी मुझे कुछ ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहे हैं। कल का दिन मेरा बहुत बिजी था, तो मैं बिल्कुल किसी को टाइम नहीं दे सका, इवन मैसेजेस भी नहीं पढ़ सका, इतना बिजी था कल के दिन। तो थोड़ा सा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो सारा दिन मेरा तकरीबन उधर ही गुजरा, इसलिए मैं कल किसी को टाइम नहीं दे सका। आज सबमिशन है आपकी, तो आज अगर मैसेजेस वगैरह मुझे मिलेंगे, ईमेल मिलेगी, तो कोशिश करूंगा जितना भी मैं उसको रिस्पॉन्ड। हाँ, ये देखिए, आप कोई चीज मुझसे चेक करवाना चाह रहे हैं, आप जरा अंदाजा करें, बड़ा टाइम चाहिए उसको देखने के लिए। तो अगर काउंसलिंग आवर्स हैं, तो मैं शायद एक काउंसलिंग आवर में 2 या 3 स्टूडेंट को ही सर्व कर पाऊंगा, उनको बता सकूंगा। कोशिश करें अपने आइडियाज खुद मैच्योर करें, पूरा सर्किट अगर आप उसमें कोई इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं वो जरूर डिस्कस करें। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल्स आई हैं, वो अपना सर्किट दिखा के मुझसे पूछ रहे हैं ये ठीक है। देखें, इस तरह के आंसर तो नहीं किए जा सकते। हाँ, आपने कुछ किया है और उसको एक्सप्लेन किया कि ये कर रहे हैं, उसमें कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, वो जरूर डिस्कस करें। तो पूरा प्रोजेक्ट मैं काउंसलिंग आवर में आके किस तरह से चेक कर सकता हूँ आपका? आपने कुछ किया हो, मसलन कुछ किया, एक स्टूडेंट ने वो जो सर्किट दिया वो बहुत ही माइनर सा, ऐसी सिंपल सा एडर था, तो मैं उसका क्या रिस्पॉन्ड करूं? तो प्रोजेक्ट मींस आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं है और उसके ऊपर आपके कॉन्टेक्ट आवर्स लगे हुए हैं। ये नहीं कि आखिरी दिन में 1-2 दिन में आपने वो करके सबमिट करवाना है, उसके ऊपर तकरीबन आपके 19-20 कॉन्टेक्ट आवर्स लगे हों, फिर जाके कोई चीज निकलती है, फिर उसमें इश्यूज हो, वो डिस्कस कर चुके हों। तो ये है प्रोजेक्ट का। ये नहीं कि आप कोई ये मम्मी डैडी काम है, आपने एंड टाइम पे जब 1-2 दिन रह जाने हैं तो आपने एक छोटा सा जो भी कुछ ऐसे बना हुआ है सबमिट करवा देना है। ये प्रोजेक्ट के साथ ज्यादती है, अपने साथ भी ज्यादती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके ऊपर आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए था। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बर्डन होता है, तो बर्डन तो लेना है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन ही प्रॉब्लम्स तो फेस तो करने पड़े हैं। पैदा इसलिए किया प्रॉब्लम फेस करें और फिर उसमें से कामयाब होके निकले, फिर जन्नत और दोज़ख उसी के लिए तो बने हैं। तो जब आप पैदा हुए और बाद में आपने BCS में एडमिशन ले लिया, कहानी तो शुरू हो गई। अब ये कहना वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी सारे होते हैं। आप 4th सेमेस्टर है आई थिंक आपका, 3 सेमेस्टर्स में आप इससे गुजर के जा चुके हैं, तो करना है आपने। हम भी जब स्टूडेंट थे, इतना बर्डन, हम जितना बर्डन आप लेते उतनी पॉलिश होते हो। कोई मुझसे एग्री करेगा, कोई नहीं एग्री करेगा? एग्री करते हैं? यस सर। यस सर, बिल्कुल एग्री करते हैं। मेमोरी डिवाइस आपको दिखा देता हूँ। जो हम काम करने लगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे। सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट हम बना चुके हुए, अब कॉम्बिनेशन के साथ जो फीडबैक एलिमेंट है, इसके साथ मिलकर ये पूरा सर्किट क्या बन जाएगा? सीक्वेंशियल सर्किट। अब सीक्वेंशियल सर्किट के लिए हम ये जो कंपोनेंट है, जो मेमोरी डिवाइस है, जो इधर से जो फीडबैक हो रहा है, इसको स्टोर रखता है और इसको इधर वापस इसको देते हैं जब इसकी जरूरत हो। तो ये मिलकर सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। और हम आज इसकी बेसिक करने लगे, इसको बनाते हुए इसको कैसे डिजाइन करें? इसको फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फ्लिप फ्लॉप से पहले भी आएगा लैचेस, लैच। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप एक ही चीज है, माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ इनकी ट्रिगरिंग का डिफरेंस है। वो जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस बता दूंगा। अभी आप समझे, लैच और फ्लिप फ्लॉप एक ही, अभी तो हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, तो आप समझ लें हम फ्लिप फ्लॉप सीख रहे हैं। अब ये भी कह सकते हैं हम लैच बनाना सीख रहे हैं। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट पे एक ही समझें, जैसे उसको थोड़ा सा मैच्योर करेंगे तो फिर मैं उसमें से लैच में से फ्लिप फ्लॉप निकाल के आपको, तो अभी आप समझे आप लैच पे काम करते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप की हम SR लैच पे करेंगे। तो ये जो लैचेस हैं, अभी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अभी हम SR पढ़ेंगे, इसके बाद हम SR से पहले अनक्लॉक्ड SR, फिर क्लॉक्ड SR, और फिर हम SR से आगे जाके इसके वर्जन पढ़ेंगे, उसको T फ्लिप फ्लॉप,
डी फ्लिप फ्लॉप और एक एस आर का नया वर्जन लेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये इतनी टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स हैं और मैंने कोशिश करनी है आज के लेक्चर में तकरीबन एस आर लैच कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हमारी एस आर लैच कंप्लीट हो जाती है तो 2 लेक्चर्स में हम बहुत कुछ इसके बारे में सीख सकेंगे। जी, एस आर लैच में जाहिर है मैंने आपको कहा फीडबैक इन्वॉल्व है, टाइमिंग इन्वॉल्व है, प्रीवियस और करंट का नेक्स्ट ये इन्वॉल्व है। तो थोड़ा सा आपके लिए ये लॉजिक नहीं होगी, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये देखें, ये आपके सामने एस आर लैच या नॉर गेट्स के साथ बनाई गई। तो नॉर गेट्स के साथ भी बन सकती है, नैंड के साथ भी बन सकती है और मिक्स्ड भी बन सकती है। तो अभी नॉर के साथ देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें फीडबैक नजर आ रहा है, फीडबैक एलिमेंट। यस सर। जी, अभी मैं स्क्रीन शेयर से हटा, मैं इधर से ड्रॉ करने के बाद स्क्रीन शेयर से इसको हटा देता हूँ, फिर आप देखते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सर स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देंगे तो मैं खुद डायग्राम देख रहा हूँ, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर। सर ये आरएस नॉट लैच पढ़ा रहे हैं अभी। ये पेन है आज स्क्रीन। अब दोनों स्क्रीन नजर आ रही हैं अभी। अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पास ये जो हम कर रहे हैं एस आर लैच, आर एस या एस आर जो भी मैंने जिसकी टर्म तो सुनी ये होती है आरएस नॉट लैच, जिसमें नॉर गेट यूज होते हैं दो। क्या चीज आरएस नॉट लैच कहते हैं शायद। दोबारा सुनते हैं क्या कहते हैं? आरएस नॉट लैच, एनओआर नॉट लैच, वो नहीं कोई होता। बात नहीं, आर एस कहते हैं एस आर कहते हैं, एक ही बात है। नॉर के साथ भी कहने की जरूरत नहीं, वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। नॉर के साथ करें, नैंड के साथ करें, तो साथ नॉर नैंड बताने की जरूरत नहीं है। और इवन मिक्स्ड फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो हमने इसको एस आर आर एस डजंट मैटर, राइट। और इम्प्लीमेंटेशन का तो बताना ही नहीं है कि अंदर नॉर लगे हुए हैं, नैंड लगे हुए हैं। वो अगर आपसे कहा जाए, स्टूडेंट है आप, आपसे टीचर कहते हैं जी नैंड के साथ बनाओ, तो उसका उसका सिर्फ चेक करने हैं उसको कि नैंड के साथ आप बना सकते हो, नहीं तो है तो आर एस या एस आर लैच ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं। जी मेरे क्लियर पॉइंट। यस सर। मैंने नहीं वैसे सुना एस आर और आर एस में कोई फर्क है। अगर कोई फर्क है तो मुझे जरूर गाइड कीजिएगा। अगर किसी अच्छे प्रोफेसर का यूट्यूब चैनल पे आप कोई इस तरह की कोई लॉजिक दे रहा है तो फिर मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपने आप को अपडेट करूंगा। अदरवाइज जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको पता चल जाएगा एस आर आर एस कोई भी मैटर नहीं करते कि इसको एस आर कहना है या आर एस। मेरे नॉलेज में खैर अभी ये नहीं। ये सर एक चैनल है वैसे, एटीआईएस नाम के, एटीआईएस नाम का चैनल है एक। हाँ, उसने क्या कहा? सर आपका चैनल है वो? मैंने क्या कहा? मेरे चैनल में क्या कहा नहीं गया? सर मैंने ऐसे, तो नहीं सर ऐसे मैंने तो ऐसे कह बात ही रहा नहीं था, मुझे पता की। है। मैं वैसे ही तंग कर रहा था। ETIS चैनल है वो ये बात करेंगे कह रहा है। मुझे आवाज समझ नहीं आई, नॉइज है इधर। हाँ दोबारा बताइए। सर वैसे ही मजाक सर चल रहा है थोड़ा बहुत। मजाक कर रहे हैं, कंटिन्यू करें।
तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, ये आपका एक इनपुट आर है, एक एस है। हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अब आर आपने इधर रखना है या इधर रखना है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। कहने में एस आर एस कोई फर्क नहीं। अच्छा देखिए, आपकी इसकी दूसरी जो इनपुट है वो इसकी आउटपुट से आ जाए। ये फीडबैक है और इसकी आउटपुट ऐसे बनाया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में जस्ट आपने टाइमिंग समझनी है। टाइमिंग अगर इंपॉर्टेंट है उसका पता चल जाए तो आप कह सकते हो। मैं शुरू में इसका आंसर इधर बता सकता हूँ। शुरू में इसका आंसर अगर देखें, इस एस और आर की अपनी मीनिंग है। एस यूज करते हैं सेट के लिए, सेट के लिए सिंगल लेटर यूज किया एस। आर हम कहते हैं रीसेट को। तो अब आप देखें, एक्चुअल जो टेबल है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इधर हो सकते हैं एस आर के? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पॉसिबल इनपुट्स आप देख सकते हो ना, बताइएगा। जी सर। अब आपका जो बिहेवियर है एस आर का, अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं एक्चुअल पहले टेबल को जो रिजल्ट हमें चाहिए वो पहले ही लिख रहा हूं आपको, ताकि आपको जरा अंदाजा हो जाए। ये जो आउटपुट है क्यू, ये दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं इधर आप, क्यू क्यू नॉट। एक्चुअली इसको एक ही समझें, ये जो क्यू है वो जो स्टोर किया हुआ एलिमेंट वो इधर से देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है, तो ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सर्किट को आप कह सकते हो आपकी सिंगल आउटपुट है, और वो क्या है? वो है क्यू। क्यू प्राइम ऑलरेडी आप समझ लें कि अगर क्यू हमारे पास है तो उसका इन्वर्टेड भी अवेलेबल है, आउटपुट का इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है इसको आप फिलहाल जहन में जरूर रखना है, लेकिन आपका आंसर सिर्फ इधर से मिलेगा। अभी आप देखें 0 0, मैं इसको और जनरलाइज कर रहा हूं, मैं प्राइम अभी हटा देता हूं इधर से टेबल से। प्राइम हटा के जो भी रिजल्ट होगा मुझे पता है इसका क्यू प्राइम क्या होगा, तो क्यू प्राइम को मैं अपने माइंड में रखता हूं। तो मैं सिर्फ देख रहा हूं क्यू क्या है। और मैंने जब आपको कहा था कि ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है इसकी प्रीवियस स्टेट भी होती है, तो ये जो क्यू है मेरे पास, ये जो आउटपुट है, इसके दो वर्जन लेता हूं मैं। एक, जब मैं करंट इनपुट दे रहा हूंगा, आप सर्किट देख सकते हैं, ये है आपका डिवाइस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपका क्यू एक ही है, और ये जो क्यू प्राइम है वो भी इसी का पार्ट है, यानी क्यू ही है ना। ये अगर 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 है, तो पार्ट तो क्यू की का ही है, क्यू का ही है ना। तो ये जो इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एट टाइम टी है या एट टाइम टी प्लस 1? इधर वाला बताइएगा। सर इधर वाला b+1 होगा। नहीं, ये प्रीवियस है, ये जब आप करंट देते हैं ना इधर, ये करंट इनपुट है, सर नीचे वाला होगा जो प्लस ये 1। करंट है एट टाइम एट टाइम सिंगल होगा। एट टाइम टी, ये भी तो उसी टाइम पे है ना। तो ये जो पोर्शन इधर आ रहा है ये इसी क्यू का ही है, क्यों? अगर इधर 1 है तो उसी का ही तो 0 इधर आ रहा है, तो क्यूटी के फॉर्म में। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है ये भी टी टाइम पे नजर आ रहा है क्या? तो ये कौन सी चीज है? ये आपकी जो इधर ओल्ड आउटपुट पड़ी हुई है, ये देखिए, अभी नई आउटपुट जो आएगी उसको क्या कहेंगे? t+1, जी सर। राइट। जो नई आएगी, जो नई आउटपुट आएगी उसको कहेंगे एट टाइम t+1।
ये फीडबैक कौन सी हो रही है? QT का रिजल्ट, QT, क्योंकि Q इससे पहले जो रिजल्ट प्रीवियस इनपुट का था वो QT का था, तो QT इधर जो पड़ी हुई थी तो ये आपकी QT है, समझ रहे हो? जी सर, मतलब अगर शुरू में 1 दिया आउटपुट में भी 1 आ गया तो वही 1 हम दोबारा इनपुट में दे रहे हैं प्लस जो नई आउटपुट इनपुट दे रहे हैं वो भी। आपने ये समझना है प्रीवियस जो रिजल्ट है उसको हम कहेंगे QT, ये जी QT सर। प्लस 1 है। तो मैं इधर लिखने लगा QT प्लस 1, मैं ऐसे भी कर सकता हूं और मैं इस टेबल को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैंने QT और QT प्लस 1 दोनों को जहन में रखा है, इनपुट का पार्ट है, ये मेरे पास है QT प्लस 1। अब मैं आपसे इसका बिहेवियर याद करवा रहा हूं आपको, आपने ये चीजें याद रख लेनी है। SR लैच किस तरह से वर्क करती है, अभी मैंने इस पर बात नहीं की, बाद में करेंगे। SR लैच की फंक्शन क्या है? 0 0 पे ये नजर आएगी या नहीं? नो चेंज, 0 0 पे नो चेंज का क्या मतलब है? QT प्लस 1 वही होगी जो इससे प्रीवियस टाइम में QT थी, तो इट मीन जो QT थी वही QT प्लस 1 होगी। और 0 1 पे 1 R पे है, 1 किस पे है? S पे है या R पे है? बताइएगा। R पे है सर। R पे है। ये असल में सर्किट को इंस्ट्रक्शंस हैं, R फॉर रीसेट, S फॉर सेट। तो S 0 रखने का मतलब है वो सर्किट को सेट स्टेट में लेके आने में इंटरेस्टेड नहीं है। R1 मीन वो इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है कि सर्किट को रीसेट कर दिया जाए। रीसेट मीन आउटपुट 0 कर दी जाए। अब मैं S पे अगर 0 रखता हूं और R पे 1 करता हूं तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सेट 0, यानी उधर आप कुछ नहीं करना चाह रहे, आप सर्किट को रीसेट, अगर आप सर्किट को रीसेट करना चाह रहे हो तो R पे 1 और S को 0 कर दें ताकि वो फुली डोमिनेट करे R आपका रीसेट करने में। अगर आपका R 1 है और S 0 है तो आपका रिजल्ट आएगा, जो न्यू स्टेट कैलकुलेट होगी 0 0 क्यों आएगा भाई? वो 0 सर्किट को रीसेट कर रहा है, तो 0 आउटपुट मीन आप सर्किट कैलकुलेटर को नहीं रीसेट करते होते तो वो 0 हो जाता है। तो उसी तरह रीसेट मीन्स वो आउटपुट को 0 कर दे। अब जब आउटपुट को 0 करेगा, ये जो ओल्ड QT है ये 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो, आपका ये रिजल्ट 0 आना है। उसने ओल्ड को देखना ही नहीं। ओल्ड आपकी अगर देखें, ओल्ड अगर आपकी QT 1 है तो QT 0 भी तो हो सकती है। बाइनरी नंबर है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो QT 0 हो या आपकी QT 1 हो। तो दोनों सूरतों में वो 0 है या 1। जब आपने R पे 1 दे दिया और S को 0 रखा तो मीन सर्किट्स में रीसेट हो जाना है। जब आप कैलकुलेटर को रीसेट करते हो वो हर चीज डिस्ट्रॉय करके 0 कर देता है। तो यही समझें, ये जब 1 है तो इसने इसको नहीं देखना, मैं इसको लिख नहीं रहा। S1 R0, अगर आप सर्किट को सेट स्टेट में लेके आना चाह रहे हो, सेट स्टेट मीन ऑन 1, आप आउटपुट पे LED ऑन करना चाह रहे हो तो 1 लेके आना चाह रहे हो, तो आपका QT प्लस 1 नई स्टेट, अगर आप R1 लेते हो, ये 0 लेते हो तो रीसेट हो जाता है क्योंकि रीसेट की इंस्ट्रक्शन है। और अगर आप S1 लेते हो और R0 लेते हो तो ये आपका सेट कंडीशन है। और सेट मींस वो आपका जो कुछ भी QT ओल्ड QT हो उसमें
1 कर देना इसको, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि सर्किट को सेट कर दिया, तो डोमिनेट कर जाएगा। अगर S1 है R0 तो ये डोमिनेट हो जाएगा S, कि वो सर्किट को सेट स्टेट में लेके आने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है बाय फोर्स, तो वो ओल्ड QT का कोई रोल नहीं होगा। इसी तरह रीसेट में भी ओल्ड QT का कोई रोल नहीं है, ये 0 हो जाएगी, ये 1। ये नो चेंज क्या दी है, इसको मैं लिख सकता हूं, नो चेंज मीन आपकी ओल्ड QT क्या है, जो ओल्ड QT होगी वही इधर आएगा रिजल्ट। तो मैं इसको नो चेंज को QT लिख सकता हूं। रीसेट डोमिनेट कर देगा 0, सेट डोमिनेट कर देगा 1। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए SR लैच की फंक्शनैलिटी, या RS फ्लिप फ्लॉप की, या RS लैच 0 0 नो चेंज। देखिए QT+1 न्यू आउटपुट देखना चाह रहे हैं। न्यू आउटपुट क्या है, जो ओल्ड होगी, जो प्रीवियस इनपुट प्रीवियस किसी ने अटेम्प्ट की है, जो उसका रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आप 0 0 देखोगे तो आपको आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगी, वही जो पहले रिजल्ट पड़ा है प्रीवियस यूजर का वही रहेगा, ये मतलब है इसका। तो न्यू रिजल्ट के कॉलम में आप क्या लिखोगे, वही ओल्ड रिजल्ट, अगर 0 0 प्लेस करते हो। अगर आप 1 प्लेस करते हो इधर 0 इधर, तो आपका QT+1 0 हो जाएगा। अगर आप इधर 1 करते हो और 0 करते हो तो QT+1 आपका 1 हो जाएगा। और 1 1 पे SR लैच में प्रॉब्लम है कि 1 1 पे ये एबनॉर्मल रिजल्ट देता है, अनडिफाइंड। आपने ये SR का जो टेबल है, अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा सा याद करवाऊंगा, फिर मैं इसको डिजाइन करने पे आता हूं। हम इस टेबल को और जरा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। आपको ये चीज याद हो गई, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 रीसेट, 1 0 सेट स्टेट, 1 1 एबनॉर्मल रिजल्ट। ये चीजें याद हो गई? जी सर। अब मैं इस टेबल को एक्सपेंड करने लगा हूं। एक और माइंड में रखिए, मैंने जस्ट QT+1 लिखा है। QT+1 का कॉम्प्लीमेंट वर्जन वो मैं समझ रहा हूँ वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ एक आउटपुट लिख रहा हूँ। इधर 2 नजर आ रही है, ये QT+1 है, ये QT+1 डैश कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म मैं कहता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए आपका ओल्ड रिजल्ट क्या हो सकता है, QT 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर वो 0 है तो इन तमाम इनपुट्स पे आप रिजल्ट ऑब्जर्व करोगे क्या है, और अगर ये 1 है तो इन तमाम इनपुट्स पे ऑब्जर्व करने रिजल्ट क्या होगा। अगर ये 0 है और सारे 4 पॉसिबिलिटीज हैं SR के लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आप इस 0 के लिए देखोगे। और दूसरा क्या होगा, अगर आपका QT1 है तो QT1 पे भी तो इनपुट्स की 4 पॉसिबिलिटीज चेक होंगी, आप इसके लिए भी रिजल्ट देखो। फॉलो करें इस टेबल को। यस सर। तो आपने अब ये फुल फॉर्म है, पहले मैंने फॉर्म मर्ज्ड फॉर्म में थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसमें मैंने जो उसी से इंफॉर्मेशन होगा वो क्या था वो भी मैं बता देता हूँ।
QT लिखने की जरूरत नहीं है, पता है वो ओल्ड है। 0 0 QT रीसेट सेट अनडिफाइंड, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है। इसी को मैंने एक्सपेंड किया, ये जो QT है ये 0 भी हो सकती है 1 भी, मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि ये भी फीडबैक होकर इनपुट में जारी होती है। आपका 0 अगर है तो फिर आपका ये इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस का क्या रिजल्ट होगा। अगर QT 1 है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने टेबल के अंदर इस तरह से लिख दिए, तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है SR फ्लिप फ्लॉप के, RS फ्लिप फ्लॉप के। महरोज ने कह दिया, हम दोनों नाम ले देंगे। 0 0 पे अब क्या रिजल्ट होगा बताइएगा। 0 0 पे क्या होता है? R1 होता है। इधर क्या नो लिखा चेंज हुआ है? है, नो चेंज है QT, नो चेंज, No नो change. चेंज। जो एट टाइम टी पे जो रिजल्ट था वही होना है, पर एट टाइम टी से हमने अब लिया हुआ है, ये क्या है 0, तो अब मैं लिख Yes, सकता हूँ उसको नो चेंज। लेकिन जो 0 था पुराना, न्यू भी वही रहेगा, ये नो चेंज की मीनिंग। 0 1 पे क्या रिजल्ट होगा? 0 रीसेट, वेरी गुड 0। Yeah. 1 0 पे क्या होगा? 1 सेट 1। इसने अब इसको नहीं देखा, ओल्ड पड़ा हुआ था लेकिन उसने इसको भी सिर्फ डोमिनेट कर दिया। क्यों? सेट मीन 0, सेट मीन 1। ओल्ड आपकी 0 है या 1, दोनों 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट ये डोमिनेट कर देगा, ये मतलब है। 1 1 पे क्या है? अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, चाहे ओल्ड कुछ भी है, अनडिफाइंड। दोबारा फिर देख लें, अगर आउटपुट प्रीवियस आउटपुट QT 1 हो तो 4 पॉसिबिलिटीज उसकी भी देख सकते हैं। 0 0 पे क्या रिजल्ट होगा? 1 होगा। ये जो 1 है असल में ये आया है नो चेंज, ठीक है, ये वो वाला है 1, और इधर भी नो चेंज वाला है। नो चेंज मीन जो पुराना रिजल्ट ये है। मैंने कहा था सर्किट सिर्फ एक आउटपुट कंसीडर करेंगे, QT प्रीवियस आउटपुट एट टाइम t, QT +1 फ्रेश और नेक्स्ट आउटपुट एट टाइम t +1, ये हम सिनेरियो ले रहे हैं। तो अब आप नो चेंज मीन 0 0 पे आपकी जो न्यू Q आएगी वो ओल्ड Q होगी, और ओल्ड Q आपने जब एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको 1 ली हुई है, ये 1 है। 0 1 क्या आएगा? 0 1 0 1 रिजल्ट सर इसका वो आएगा 0 0, रीसेट हो जाएगा। 1 0 1 1 आप लिख सकते हो इनके साथ अगर इसको ज्यादा क्लियर करना। ये रीसेट, ठीक है, वो ये भी 0 है, ये भी 0, तो कौन बताएगा ये क्या चीज है? ये सिर्फ रीसेट है, ये सब में पुरानी स्टेट ही एग्जिस्ट कर रही है QT। ये सेट है, क्यों? वो पिछली स्टेट को नहीं देख रहा, ये डोमिनेट कर रही है। ये अनडिफाइंड, इधर भी नो चेंज मींस आप ये कह सकते हो, नो चेंज भी कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो QT कॉमा लिख के नो चेंज कह सकते हो, ठीक है, ये ठीक रहेगा, समझ आ गई होगी। 0 1 ये सब में रीसेट है, इसमें ओल्ड आउटपुट का कोई ताल्लुक नहीं, वो कुछ भी हो वो रीसेट हो जाएगा। ये क्या है? सेट, और ये क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। आई थिंक आपको कंप्लीट बिहेवियर पता चल गया होगा कि आपके लैच जो फर्स्ट हम बना रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप देखने जा रहे हैं, उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। अब आप ये चीजें, ये देखो इसको मर्ज करके लिखा हुआ है, इस एक्सपेंडेड इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए हमें ये चीज चाहिए। ये देखिएगा 0 0 नो चेंज मीन QT +1 वही होगी जो QT पड़ी होगी। 0 1 रीसेट, 1 0 सेट। प्रीवियस Q 0 हो या 1 हो, देखें रीसेट क्या कर रही है, प्रीवियस 0 है, रीसेट, रीसेट का एक और कॉम्बिनेशन इधर पड़ा हुआ है। रीसेट अगर 0 1 दें आप तो प्रीवियस 0 हो
या 1 हो, आपका रिजल्ट 0 ही आ रहा है। वो दो कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन। मैं ऐसे कर देता हूँ, आप असल में 0-1 को टेस्ट कर रहे हो। 0-1 देखिए, 0-1 ही टेस्ट कर रहे हो। ओल्ड 0 है या ओल्ड 1 है, आपका सर्किट 0 ही आ रहा है। तो यही इधर मतलब है 0-1 आपका रिजल्ट 0 होगा। जो QT है ये वाली QT आपकी 0 है या 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 0 है या 1 है, आपका रिजल्ट ये आएगा। इसी तरह हम सेट को देख लें, ये सेट की इंस्ट्रक्शन है 1-0। अगर 1-0 दी है, ओल्ड रिजल्ट 0 है, इसके लिए अलग से फिर भी सेट हो रहा है, और 1-0 पे 1 के साथ एक का फिर भी सेट हो रहा है। सिंगल एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ओल्ड पे डिपेंडेंसी, 1-1 पे अनडिफाइंड। तो 1-1 पे अगर ओल्ड 0 है फिर भी अनडिफाइंड, 1-1 पे अगर 1 है फिर भी अनडिफाइंड। आई थिंक SR का फंक्शन आपने सीख लिया होगा जी। बताइएगा प्लीज। यस सर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको, ये भी आपके साथ माइंड में होना चाहिए। अब जरा देखते हैं, ग्रेजुअली हमने इस टेबल को इंप्लीमेंट करना है, और ग्रेजुअली हमने इससे पहले इसके टर्म दे रहे हैं। ये एक कंप्लीट SR लैच नहीं होगी, ये कंप्लीट SR लैच नहीं होगी। ग्रेजुअली हमने इस टेबल तक पहुंचना है। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या कैपेबिलिटी है, इसका कितना वर्जन ये कंट्रोल कर रहे हैं। और अब आपको पता चल जाएगा कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है, या लैच के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है। मैंने अभी ये 0 रखा, ये 1 रखा, मैं किसको चेक करना चाह रहा हूं, इसको S1 R0 मैंने वही प्लेस कर दिया, बल्कि इधर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ये मेमोरी एलिमेंट है, आपको ये आउटपुट इनपुट भी चाहिए, ये आप एट टाइम T पे प्लेस कर रहे हो, और इस वक्त आपका न्यू रिजल्ट इधर आना है। ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। चले साथ रख लेते हैं क्योंकि हमने फीडबैक भी करना है। लिख लेते हैं, आपकी आउटपुट सिर्फ यही है। इस वक्त जबकि ये रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ, इस क्यू को क्या कहेंगे, QT या QT+1। अभी ये रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ, सर QT बोलेंगे उसको तब तक। QT बोलेंगे, क्यों, इससे पहले यूजर जो इस डिवाइस को यूज करके गया, वो कोई ना कोई स्टेट में इसको छोड़ के गया होगा। वो ये हो सकता है कि इधर रिजल्ट 1 पड़ा हो, और ये भी हो सकता है वो इधर रिजल्ट 0 छोड़ गया हो। तो QT आपकी 0 या 1 दोनों हो सकती हैं। तो दोनों केस में हमने इस टेबल में देखा, अगर ये 1 है और ये 0 है, तो QT कुछ भी है, 0 है या 1 है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इसको आप कह लेते हैं, मैं QT+1 और QT इसलिए लिखता कि वो मैंने माइंड में रखना है कि ओल्ड क्या है और न्यू क्या है। पहले ओल्ड को देख लेते हैं, मैं सपोज कर लेता हूँ 1 है, और मैं इससे मैंने कहा था कि इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो ये रिजल्ट है ये उसका उलट रिजल्ट है, राइट। और देखिए स्टूडेंट प्रीवियस यूजर इसको इस स्टेट में छोड़ के गया, ये अभी आपने अप्लाई नहीं किया, ऐसा कर लेते हैं। एट टाइम T पे ये रिजल्ट पड़ा है, और मैंने एट टाइम T पे ही इधर रिजल्ट 0 और इसको 1 किया। मैं चेक करना चाहता हूँ 0-1 पे क्या रिजल्ट आएगा। वैसे टेबल से देख के बताएं क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 टेबल क्या कह रहा है, 1। तो ये 1-1 ही रहेगा, लेकिन वो 1-1 नहीं है, 1 नो चेंज वाला नहीं है, बल्कि वो रिजल्ट क्या है, वो आपका सेट स्टेट में है। तो ऑलरेडी सेट था, ये ऑलरेडी सेट स्टेट में है, सेट नहीं रहेगा। जरा चेक करते हैं, ये फीडबैक हुआ, ये भी फीडबैक हुआ, और गेट में एक भी 1 हो तो रिजल्ट क्या आता है,
0 1 1 आता है 1, उसका नॉट हो जाएगा 0। ये नॉट हो जाएगा 0, इट और मींस ये 0 और ये 0 फीडबैक होके इधर गया न्यू 0 0 आंसर क्या आएगा 1 आ 1। जाएगा। ठीक है, ये फीडबैक है। अब 2-3 दफा और इसको फीडबैक ये 0 0 रहने दें, तो फीडबैक को देखें कोई दोबारा चेंज तो नहीं आती है, फीडबैक की एक और अटेम्प्ट ले लें। जब तक ये स्टेडी स्टेट में नहीं आएगा उस आउटपुट को आपने नोट नहीं करना। तो स्टेडी स्टेट अभी देखें, ये 1 है, ये दोबारा फिर 1 जा रहा है, 0 ये फिर इधर जा रहा है, फिर तो ये बार बार फीडबैक बैक होके उसको ओवरराइड करता जा रहा है, लेकिन स्टेडी स्टेट है। मैं कह सकता हूं यही रिजल्ट, न्यू रिजल्ट कौन सा है, ये कौन सा रिजल्ट है QT +1, सॉरी इधर कहीं गलत हुई है, ये 0। और ये कौन सा रिजल्ट पड़ा हुआ है QT था पहले। तो अब आप ये कह सकते हो आपका आपने 1 0 दिया, प्रीवियस रिजल्ट क्या था 1, उसने इसको नहीं देखा बल्कि उसने सेट कर दिया। मैं इसको दूसरे तरीके से टेस्ट करता हूं, इसी 0 1 पे सपोज प्रीवियस यूजर इधर 0 छोड़ के गया है तो इधर 1 होगा, और आप यही सेट स्टेट कर देखना चाह रहे हो, सर्कल को सेट करना चाह रहे हो। टेबल क्या कहता है, क्या आएगा नया रिजल्ट, सेट स्टेट 1 1 1 आएगा। सेट तो ये देखते हैं 1 आता है या नहीं। ये 0 फीडबैक होके इधर आया, ये 1 फीडबैक होके इधर, एक भी 1 हो तो आंसर 0, 0 इधर गया, एक भी 1 हो तो आंसर 0। अभी स्टेबल नहीं है, ये फिर फीडबैक दूसरी अटेम्प्ट है 0, दोनों 0 तो आंसर क्या आएगा 1 1 इधर गया, 1 1 में आंसर क्या आएगा 0 0। एक दफा और देख लें, अगर तो यही रहेगा इतनी स्टेबल स्टेट है, 0 दोबारा इधर लेके गई, 0 0 1 1 इधर ले, यहां पे जाके रिजल्ट रुक जाएगा। फॉलो किया पॉइंट? जी सर। तो आपका देखें, मैंने ये ओल्ड रिजल्ट 1 लिया तो न्यू क्या आया 1, इधर वही कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। मैंने इसको 0 लिया तो फिर भी आया 1, तो मैं कह सकता हूं ना 1 0 जब दूंगा तो ओल्ड QT जो भी होगा आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। ये टेस्ट क्लियर है? जी सर। यस सर। अब हम रीसेट को देखते हैं। ये रीसेट को ट्राई करते हैं। उस केस में भी ओल्ड स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। आप किसको ट्राई करना चाह रहे हो, रीसेट, रीसेट मीन R1 S0, और अब सपोज कर रहे हो कि ये 1 है, फर्ज करें 1 और 0 दोनों चेक करें, ये 1 है, ये सपोज किया, जाहिर है ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, मैंने कहा इसको तो वैसे ही आपने रिवर्स करके लिख दें, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फीडबैक एक भी 1 हो आंसर 0, फीडबैक एक भी 1 हो आंसर 0, फीडबैक 0 हो गया, दोनों 0 आंसर 1, ये फीडबैक 1 1 1 एक भी 1 तो आंसर 0, एक और अटेम्प्ट लेने 0 वही रहा 1, फीडबैक 1 वही रहा वही, ये रिजल्ट स्टेबल हो गया, आगे नहीं चेंज हो सकता। क्लियर है पॉइंट? जी सर क्लियर है। आपने सर्किट ऑलरेडी किस स्टेट में था, सेट स्टेट 1 में था, जैसे ही आपने R1 और 0 दिया तो रीसेट करना चाह रहे हो, देखिए सर्किट रीसेट हो गया, ये 0 आ चुका है, ये तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है 0। थोड़ा सा नखरा दिखा के थोड़ा सा वो ये स्टेट थोड़ी सी चेंज भी हुई थी, लेकिन स्टेबल स्टेट यही बनेगी। ये हमने चेक किया, अगर ओल्ड 1 है रीसेट, ओल्ड 0 है फिर भी फिर चेक करते
ओल्ड सर्किट ऑलरेडी रीसेट है, तो देखते हैं रीसेट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। रीसेट ही रहने देगी। देखते हैं 1 0, ये फीडबैक होगी, दोनों 0 है, क्या रिजल्ट आएगा? 1 1 इधर गया, 1 1 0, ये फीडबैक 0 0 0 1 1 इधर गया 1, यही रिजल्ट स्टेबल हो जाएगा। और ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि न्यू स्टेट क्या आएगी? 0 मींस 0 1 रीसेट हो चुका है। दोनों केसेस मैंने लिए। आपका ओल्ड केस इधर 1 रखा, जैसी इनपुट रीसेट की दी सर्किट रीसेट हो गया स्टेबल स्टेट। अगर आपकी इनपुट और प्रीवियस आउटपुट मैंने 1 रख के चेक किया, 0 थी, 0 रख के भी चेक किया, तो इस 1 0 ने सर्किट को रीसेट कर दिया। मैं 2 पॉसिबिलिटी इसकी चेक कर चुका हूं और 2 पॉसिबिलिटी इसकी चेक कर चुका हूं। क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो अभी बात ये हो रही है कि आपका अगर 0 1 आ जाए तो वो प्रीवियस स्टेट जो भी है वो सेट स्टेट में है सर्किट या रीसेट में है। तो 0 1 ने डोमिनेट करना है, रीसेट की इंस्ट्रक्शन है सर्किट को 0 कर देना। और 1 0 में सेट की इंस्ट्रक्शन है, सर्किट ऑलरेडी सेट है या रीसेट है, उसने सेट स्टेट में लेके आ जाना। अब हम चेक करते हैं 0 0। प्रीवियस या तो 0 हो सकती है या 1, तो पहले 0 चेक करते हैं। अगर आपकी ओल्ड स्टेट रीसेट है, ये क्या है? रीसेट, तो 0 0 पे क्या आना चाहिए जब 0 0 अप्लाई करें? टेबल क्या कहते हैं? No change. नो चेंज। इट मींस रीसेट है, ये रीसेट ही रहेगा। वो रीसेट का ये मतलब नहीं कि सर्किट रीसेट हुआ, इंस्ट्रक्शन है नो चेंज की, तो इसको नो चेंज करके कहेंगे। जो नया रिजल्ट चेक करते हैं, ये फीडबैक 1 0 0 1 1 0, वही चीज स्टेबल हो गया। आपका सर्किट पहले रीसेट था, 0 0 पे रीसेट ही रहा, वही स्टेट है। 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर इधर 1 हो तो क्या होगा? अगर ओल्ड स्टेट सेट स्टेट में है तो 0 0 क्या करना चाहिए? नो चेंज। No change, sir. नो चेंज सर, नो चेंज। देखते हैं वही। अब सर्किट सेट है, 0 0 अप्लाई किया, 1 फीडबैक, एक भी 1, आंसर 0 0, दोनों 0, आंसर 1। ये 1 इधर आया 0, ये 0 इधर गया 1, वही जा रहा है वही आ रहा है, स्टेबल स्टेट। ऑलरेडी सेट था, सेट ही रहा। सेट ही रहा है। तो अब हम देखें, ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे ट्राई हो चुके हैं। 3 कॉम्बिनेशन ट्राई होने के बाद आखिरी कॉम्बिनेशन देखते हैं। 1 1 1 1 देखते हैं क्या गुल खिलाता है। इसने रुकना ही नहीं है। नहीं रुकने की बात नहीं। कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ओल्ड क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक नहीं होगा। ओल्ड रीसेट, सर्किट रीसेट स्टेट में है, चेक करते हैं। 1 0, एक भी 1 हो तो आंसर क्या आता है? 0। आ जाएगा। ये 0 इधर गया, एक भी 1 तो आंसर क्या आएगा? 0, अगेन 0 0 0, क्योंकि ये 1 1 ने इसको दोनों कॉम्प्लीमेंट और ओरिजिनल फॉर्म दोनों को सेम कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी सेम हो। एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई। यस सर। तो एक Yes, sir. आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, Undefined. आपकी हालांकि आपके आउटपुट सिर्फ ये है, आपको इससे गर्ज है, लेकिन देखिए उसका कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं रहा, तो आप देख सकते हो ये 1 1 फीडबैक कुछ भी हो, इस 1 ने इसको 0 रखना है, इस 1 ने इसको 0 रखना है। तो इट मींस आपकी अगर दूसरी स्टेट भी होती, फर्ज करें
ऑलरेडी सर्किट सेट स्टेट में, पहले मैंने 0 में लिया था, अभी मैंने 0 में लिया था, पहले इधर 0 सपोज किया था ना अभी। Yes, sir. अब 1 देखते हैं, उस केस में भी आप देख रहे हैं जब आपने इसको सेट रखा, पहले रीसेट के लिए चेक किया था, 1 1 पे क्या होगा, एक भी 1 0, एक भी 1 0, वही अब नॉर्मल। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है आपका RS लैच में या SR लैच में। एक चीज इसमें नोट करनी है जिसको हमने नेक्स्ट जाके इसको कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर हम दे रहे हैं 1 0, सर्किट क्या होना चाहिए, चले ऐसे ही देखते हैं। अब तो मुझे ओल्ड स्टेट का बताने की जरूरत नहीं है, वो जो भी हो आपका आंसर आपको पता है। 1 0 पे रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 पे रिजल्ट क्या आएगा, 1. 1 0 रीसेट पे 1, इधर क्या आएगा 0. 0 आएगा, और इधर क्या आना चाहिए 1। 1. ये तो मैंने करके भी दिखा दिया, दोबारा लिखा मैंने, वो डिटेल नहीं अब बताई। अगर आप माइंड में रखिएगा, इसके बाद 1 0 के बाद मैं 0 1 देना चाह रहा हूं। जरा गौर कीजिएगा कहना क्या चाह रहा हूं मैं, 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया। 1 0 के बाद अगर मैं 0 1 देना चाह रहा हूं तो पहले सर्किट का रीसेट, और 0 1 पे क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, इस 0 1 पे क्या होना चाहिए फिर, देखिए 1 0 सर इस Reset पे हो गया। 0. 1 नहीं, S पे 1 है, R पे 0 है, S पे 1 R पे 0, क्या होगा, इसको हटा दें, सेट होगा सर, 1 होगा. बिल्कुल सेट होगा। अब आप देखें प्रॉब्लम क्या है, आप 1 0 को इसको भी चेंज करना चाह रहे हैं। अगर ये बटन हैं, ये एक बटन है ऑन ऑफ का, ये भी एक बटन है ऑन ऑफ का, तो बताएं अगर ये ऑन है ये ऑफ है, आप एक ही टाइम पे ऐसा कर सकते हैं कि ये ऑफ हो जाए ये ऑन हो जाए, साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। थोड़ा सा इंटरवल जरूर आएगा बीच में, फॉलो कर रहे हैं। अगर ये 2 बटन है 1 0 और दूसरा बटन क्या है, इसको आप ऑन को ऑफ करना चाह रहे हैं, इस बटन को आप ऑफ से ऑन करना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही टाइम पे हम कर सकते हैं, देखिए मैं इसको 0 करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ एक ही टाइम पे, नो। क्यों, आप जब ऐसे करोगे उनमें जो स्लाइड सा इंटरवल होगा उसमें पॉसिबल है कि पहले ये 0 हो जाए, बल्कि ये 1 रहे, ये पहले स्विच हो जाए। क्या कहना चाहिए, हाँ ये 1 है और आप इसको उलट करना चाह रहे हैं, रीसेट पे सेट कंडीशन लेके आना चाह रहे हैं, आपका ये बटन पहले ऑन हो जाए और ये अभी ऑन ही है, इसकी थोड़ा सा इंटरवल में ये बाद में आए, तो बताएं उसके बाद ये 0 हो जाए और ये 1। मैं ये लेके आना चाह रहा था, इससे ये रीसेट की इसको सेट कंडीशन करना चाह रहा था कि ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए, लेकिन दरमियान में जो गैप था इनका एक ही टाइम पे हम नहीं कर सकते। उस गैप की वजह से क्या प्रॉब्लम आया, उस गैप की वजह से आया कि ये पहले चेंज हो गया 1, अभी ये चेंज नहीं हुआ, थोड़े मोमेंट के बाद फिर ये चेंज हुआ, तो दरमियान में जो 1 1 आई, एक्चुअल आपके पास रिजल्ट आने से पहले ये रिजल्ट ने सेट होना है, दरमियान में ये रिजल्ट आया। फॉलो कर रहे हैं इसको? जी सर। यस यस सर. ये प्रॉब्लम अभी इस लैच के अंदर है। इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इसमें टाइमिंग इन्वॉल्व है, इसको ऐसे है कि हम ये जो इसको एक टाइम पे चेंज कर रहे हैं, क्यों ना हम इस पूरे सर्किट को कंट्रोल कर लें क्लॉक पल्स के साथ, कि इसको डिसेबल रखें एक टाइम पे, एक बटन बना लें कि जब मैंने 1 0 प्लेस की तो मैं बटन को ऑफ रखूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा कि मैं इस 1 को 0 कर दूं, इसको 1 कर दूं, ताकि उस टाइम पे ये सर्किट प्रॉपर वर्क ना करे, डिसेबल रहे।
जब मैं ये इनपुट इधर प्लेस कर लूं, ये इंटरवल बीच में आता है तो आता जाए, क्यों? अब सर्किट तो डिसेबल है। ये मुझे जब टाइम मिल जाए इसका, मैं प्लेस कर दूं, फिर मैं वो बटन प्रेस करूं और मुझे, तो फिर ये गैप नहीं आएगा। क्यों? ये जब मैंने 1 0 से ये स्टेट आई, सर्किट तो डिसेबल था, वो इधर ही खड़ा है, प्रोसेस नहीं हुआ। मैंने ये इधर कर दिया, बटन प्रेस किया, सर्किट इधर आ गया, ये दरमियान में ये गैप नहीं आएगा। इट मींस ये जो आपके पास सर्किट है, इसको अनक्लॉक्ड सर्किट कहते हैं। हमने इसको क्लॉक्ड सर्किट बनाना है। क्लॉक कैसे बनाना है? बस ये एक लाइन और ऐड करनी है और हम वाइंड अप कर देंगे। प्रॉब्लम समझ आ गया? क्लॉक क्यों लेके आना चाह रहे हैं? आप एक एंड गेट इधर बनाओगे, क्योंकि लेबलिंग के लिए एंड गेट यूज होता है। एक इधर बनाओगे, या आप आर, ये एस, इसको कॉमन कर लो क्लॉक के साथ, वो चीज अचीव हो गई। अब देखें, आपने इसको रखा था 1, इसको रखा था 0। क्लॉक पल्स अगर 0 है तो ये साइलेंट है। क्यों? आपका ये 0 है, ये भी 0। 0 0 पे ये क्या करता है? इसको तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। 0 0 पे क्या करता है? नो चेंज। तो आपका वही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने 1 0 को देखना है कि ये 1 करता है या नहीं, रीसेट करना है। इसको 1 करें, ये भी इनेबल हो गया, ये 1 आया, ये 0 की वजह से 0 ही रहा, तो आपका एक्चुअल आर एस ये इसको मिल रहा है। तो क्या करेगा? रीसेट हो गया। अब मैं इसे दूसरी स्टेट में लेके आना चाह रहा हूं। जब मैंने आंसर ले लिया तो मैंने इस क्लॉक को 0 कर देना है। मींस अब आपका, मैं इसको दोनों को अगर 1 भी, पहले इसको 1 किया, ये भी 1 ही रहा, लेकिन ये 0 है। इस 0 0 पे जो पहले वाला रिजल्ट पड़ा है वही है, वो गैप भी बीच में आया। तो मैंने 1 1 चेंज करना था इसको, कि इसको उल्टा करना था, ये पहले कर दिया, अभी ये वही है, लेकिन क्लॉक पल्स 0 है। इट मींस ये 0 0 0 सर्किट डेड है, साइलेंट है, नो स्टेट पे। डेड तो नहीं कह सकते, नो स्टेट वाली इंफॉर्मेशन, वही पुराना रिजल्ट पड़ा है। अब मेरे पास कितना टाइम मिल रहा है? अब मैं इसको 0 कर सकता हूँ। वो जो इनपुट मैंने 1 0 से 0 1 करनी थी और गैप के अंदर से गुजर के जाना था, वो गैप बेशक आता जाए, क्योंकि ये सर्किट डिसेबल है, यही रहेगा। अब मुझे टाइम मिल गया इस इनपुट को प्लेस करने का, प्लेस कर दिया। अब जब मैं चाहूंगा उस वक्त रिजल्ट ले सकता हूँ। ये मेरे पास बटन है 1, 1 घंटे के बाद भी मैं इसको 1 करके रिजल्ट ले सकता हूँ। 1 0 1। अब देखें, R0 S1। अब ये प्रोसेस होके सेट स्टेट में आ जाए। फॉलो किया इस पॉइंट? जी सर। तो एक्चुअली ये हमारा SR कंप्लीट, जिसमें कोई अभी फिलहाल आखिरी कॉम्बिनेशन के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके, राइट। गैप का प्रॉब्लम भी हमने रिजॉल्व कर दिया। क्या कर रहा है? 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, और 1 1 पे ये इसका प्रॉब्लम है RS का। हम इस लैच से अगली लैच की तरफ जाएंगे। क्लॉक्ड वर्जन इसने लिया कि क्लॉक्ड वर्जन इस टेबल को कोई भी उसके अंदर एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं आने देगा। तो हमारा बेसिक यही RS लैच थी, उसको हमने क्लाउड के साथ वो एबनॉर्मल सिचुएशन जो गैप के अंदर आ रही थी उसको ओवरकम करके, तो मैं कह सकता हूँ आज हमने SR लैच कंप्लीट कर ली, राइट।